हेलो एवरीवन, माय नेम इज विनय विश्वकर्मा। आप देख रहे हैं अपना खूबसूरत से चैनल ब्राइट कोचिंग क्लासेस। हम लोगों ने पिछले लेक्चर में बात किए थे वैद्युत द्विध्रुव के बारे में, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के बारे में। वैद्युत द्विध्रुव क्या था? ऐसा निकाय जिसमें दो बराबर परिमाण व विपरीत प्रकृति के आवेश जब कुछ अल्प दूरी पर स्थित होते हैं तो उनको बोलते हैं वैद्युत द्विध्रुव। जैसे मान लीजिए यही कोई निकाय है, सिस्टम है, इधर माइनस क्यू आवेश रखा गया, इधर प्लस क्यू आवेश रखा गया, इनके बीच में 2l डिस्टेंस है। इस पूरे सिस्टम को, पूरे निकाय को बोला जाता था वैद्युत द्विध्रुव। तो इस वैद्युत द्विध्रुव का एक वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण भी था जिसको स्मॉल p से डिनोट करते थे, जिसका मान कितना आता था? उसका मान आता था P बराबर 2ql था। मतलब क्या था कि एक चार्ज गुणे उनके बीच का डिस्टेंस, तो क्या बन गया था? P बराबर 2ql बन गया था। ठीक, इसको बोलते थे वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। इसका डायरेक्शन होता था जो कि डाइपोल में, डाइपोल अगर था तो इस डाइपोल में दोनों आवेशों के मिलाने वाली रेखा पर माइनस आवेश से, मतलब ऋण आवेश से धन आवेश की ओर होती थी स्मॉल p का डायरेक्शन, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का डायरेक्शन। यही हम लोग पढ़े थे पिछले लेक्चर में। अब आज हम लोग पढ़ेंगे कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किस स्थिति में कहां कहां होती है। ठीक, तो हम लोग हेडिंग करेंगे वैद्युत द्विध्रुव के कारण क्षेत्र की तीव्रता। तो वैद्युत द्विध्रुव के कारण हम लोग दो स्थितियों में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। पहली स्थिति क्या होती है, जिसको हम लोग बोलते हैं अक्षीय स्थिति या अनुदैर्ध्य स्थिति। दूसरी स्थिति क्या होती है? निरक्षीय स्थिति या अनुप्रस्थ स्थिति। इन दोनों स्थितियों में किसी भी बिंदु पर क्षेत्र की तीव्रता का हम लोग आकलन करेंगे, डेरिवेशन करेंगे उसका, तो उसी पर रिलेटेड आगे न्यूमेरिकल क्वेश्चन के रूप में आएंगे। तो हम लोग अभी पहले के बारे में पढ़ते हैं तो दूसरा हम लोग मिटा देते हैं। अच्छी स्थिति या अनुदैर्ध्य स्थिति, इसमें क्या होता है कि मान लीजिए कोई द्विध्रुव है, द्विध्रुव बनता है दो समान परिमाण और विपरीत प्रकृति के आवेशों के कारण। मान लीजिए ए और बी द्विध्रुव था जिन पर आवेश माइनस क्यू प्लस क्यू स्थित थे। इसका एक मिड पॉइंट था O, जहां से अगर ए बी डाइपोल का ए बी वैद्युत द्विध्रुव की पूरी लंबाई 2l होती है तो बीच से डिस्टेंस कितना हो जाएगा? यल हो जाएगा। अब इसके बीच के मध्य बिंदु से स्मॉल r डिस्टेंस पर मान लेते हैं इस द्विध्रुव के अच्छी स्थिति में ही कोई बिंदु था P। इस द्विध्रुव के अच्छी स्थिति में, इसको बोलते हैं अच्छी स्थिति, चाहे वो राइट साइड का अच्छी स्थिति हो चाहे लेफ्ट साइड में भी हो सकता है। अच्छी स्थिति में एक पॉइंट P था जो कि द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से स्मॉल r डिस्टेंस पर स्थित था। अब हमको अच्छी स्थिति में बिंदु P पर क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है इस AB द्विध्रुव के कारण। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि अगर B बिंदु पर प्लस क्यू आवेश रखा गया है तो प्लस क्यू आवेश के कारण P बिंदु पर क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी? दूर की ओर, उसी लाइन में दूर की ओर होती है, उसको हम लोग E1 मान लेते हैं क्योंकि ये धन आवेश है। धन आवेश के कारण किसी बिंदु पर क्षेत्र की तीव्रता दूर की ओर होती है, तो धन आवेश के कारण हम लोग मान लिए हैं बिंदु P पर क्षेत्र की तीव्रता है E1। और इसी जो वैद्युत द्विध्रुव का ऋण आवेश है जो कि बिंदु A पर स्थित है, इस ऋण आवेश के कारण P बिंदु पर क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी? इस ऋण आवेश की ओर होगी। मान लेते हैं इधर की ओर है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता माइनस क्यू आवेश के कारण E2 है। ठीक, अब अगर हम पूछें कि इस प्लस क्यू आवेश से बिंदु P तक की दूरी कितनी हो जाएगी, तो ध्यान से देखिए और समझिए
इतना पूरा डिस्टेंस है आर, स्मॉल आर, और इतना डिस्टेंस है यल। अगर हमको इतना डिस्टेंस निकालना है तो पूरे ओपी वाले डिस्टेंस में से बीपी वाले डिस्टेंस को माइनस करना होगा, सॉरी ओपी वाले डिस्टेंस में से ओपी वाले डिस्टेंस को माइनस करना होगा। ओपी वाला डिस्टेंस कितना है, आर है, और ओबी वाला डिस्टेंस कितना है, यल है, तो क्या हो जाएगा, इसकी डिस्टेंस आर माइनस यल हो जाएगी। उसी प्रकार अगर हमको बिंदु ए से पी तक के डिस्टेंस को कैलकुलेट करना है या बताना है कितना होगा दूरी, तो ध्यान से देखिए और समझिए कि बिंदु ओ से पी तक की दूरी कितना है, स्मॉल आर है। अब बिंदु ओ से ए तक की दूरी कितना है, स्मॉल यल है। तो अगर हमको एपी पूरा निकालना होगा, एपी बराबर हो जाएगा एओ और प्लस ओपी। एओ है यल, ओपी है स्मॉल आर, तो कितना हो जाएगा, आर प्लस यल हो जाएगा। तो आपको, आप लोग समझ में आ रहे हैं ना, आई होप समझ में आ रहे होंगे आप लोगों को। तो अब हम लोग निकालेंगे कि बिंदु P पर इस वैद्युत द्विध्रुव के दोनों प्रकार के आवेशों, दोनों प्रकृति के आवेशों के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो देखिए जो E1 है और E2 है, दोनों वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं हैं। एक ऐसी राशि होती है, सदिश राशि होती है। सदिश राशियां हैं, मतलब इनको सदिश योग के नियम से जोड़ा जाएगा। अगर पूछा जाएगा बिंदु P पर कुल क्षेत्र की तीव्रता, यहां लिखें वैद्युत द्विध्रुव AB के कारण बिंदु P पर कुल क्षेत्र की तीव्रता, तो कितना हो जाएगा, टोटल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बिंदु P पर बराबर कितनी हो जाएगी, वेक्टर E1 प्लस वेक्टर E2। क्योंकि वैद्युत क्षेत्र सदिश राशि है तो यहां पर सदिश योग चलेगा, मतलब बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र का सदिश योग बराबर इस द्विध्रुव के प्लस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र E1 और इसी द्विध्रुव के माइनस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2। ठीक, हम लोग ध्यान से देखेंगे कि वेक्टर E, ये देखिए यहाँ पर दिशा और परिमाण दोनों के रूप में है। अगर हमको सिर्फ परिमाण निकालना है तो हम लोग बिना सदिश के लिख सकते हैं, E बराबर, अब ध्यान दीजिए जो E1 है वो P बिंदु के दाहिनी तरफ है। दाहिनी तरफ की दूरी को या दाहिनी तरफ की किसी भी क्वांटिटी को हम लोग पॉजिटिव में मानते हैं, तो पॉजिटिव तरफ है, P बिंदु के पॉजिटिव दाहिनी तरफ है, क्या हो जाएगा, E1 हो जाएगा। और फिर P बिंदु के बाईं तरफ है E2, मतलब E1 के उल्टी दिशा में है, तो E2 का मान माइनस में हो जाएगा। ठीक, इसको हम लोग समीकरण 1 मान लेते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे कि इस प्लस क्यों आवेश के कारण बिंदु P पर क्षेत्र की तीव्रता E1 माने हैं, और प्लस क्यों आवेश से P तक की दूरी कितना है, R माइनस यल है। इसके पहले हम लोग सबसे पहले पढ़े थे, आइए यहां समझते हैं। किसी एक बिंदु आवेश के कारण अगर R दूरी पर कोई बिंदु P रहता था तो क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती थी, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर। डायरेक्शन क्या होता था, धन आवेश था तो दूर की तरफ, अगर ऋण आवेश होती तो ऋण आवेश की ओर होता, इधर की ओर। तो ध्यान दीजिए कि इस द्विध्रुव में प्लस क्यू आवेश है, आर माइनस यल दूरी पर बिंदु P है जिस पर क्षेत्र की तीव्रता E1 है। तो इस नियम से, इस फार्मूला से इसके लिए भी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 कितना हो जाएगा, E1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ध्यान दीजिए पूरा जो सेटअप है ये निर्वात अथवा वायु में हो रही है। अगर निर्वात अथवा वायु के स्थान पर किसी कैपिटल के परावैद्युतांक वाले मीडियम में होता तो यहाँ पर कैपिटल के लिख दिया जाता, लेकिन पूरा सेटअप कहाँ हो रहा है, निर्वात अथवा वायु में हो रही है, यहाँ कैपिटल के नहीं लिखा गया है। ठीक, उसके बाद क्या होता है, क्यू बाई आर स्क्वायर, धन आवेश के कारण निकाल रहे हैं तो क्या हो जाएगा, क्यू बाई डिस्टेंस का स्क्वायर, आर मतलब डिस्टेंस का स्क्वायर, तो प्लस क्यू से पी तक का डिस्टेंस कितना है, आर माइनस यल, तो क्या हो जाएगा ये आर माइनस यल का होल स्क्वायर। ठीक, अब इसकी दिशा क्या है, हम लोग यहाँ बगल में दिशा लिख लेते हैं। E1 की दिशा क्या है, B से P की ओर है, इसी धन आवेश कारण निकाल रहे हैं, B से P की ओर लिख देंगे BP के अनुदिश, BP के अनुदिश।
क्योंकि U1 सदिश राशि है, इसकी दिशा लिखनी पड़ेगी। इसकी दिशा क्या है, बी बिंदु पर धन आवेश से दूर की ओर है P पर, तो BP की अनुदिश लिख देंगे। ठीक, उसी प्रकार चलिए हम लोग यहां लिखते हैं, इसको मिटा देते हैं। अब ये जो A बिंदु पर ऋण आवेश है -Q, अब इसके कारण बिंदु P पर क्षेत्र की तीव्रता क्या है, E2 है, जो कि R प्लस L दूरी पर स्थित है। तो ए भी एक प्रकार का बिंदु आवेश है, सिर्फ ये ए बिंदु पर स्थित वाला। तो हम निकालेंगे यहां पर कि E2 बराबर क्या हो जाएगा, E2 बराबर हो जाएगा 1/4πε0, फिर Q अपान, देखिए माइनस ऋण आवेश का हम लोग निकाल रहे हैं, लेकिन यहाँ पर ऋण चिन्ह नहीं लगाए हैं। क्यों, क्योंकि उल्टे दिशा ही दिखा रहा है कि ऋण चिन्ह का वो हो गया, ऋण चिन्ह की दिशा ही इस ऋण आवेश की ओर E2 वाली ही दिशा होती है, तो उल्टे डायरेक्शन में है, तो वहां हमें माइनस लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक, फिर नीचे क्या लिखते हैं, दूरी का स्क्वायर, दूरी क्या है -Q से P तक की दूरी क्या है, R प्लस L है, यहाँ क्या हो जाएगा R प्लस L का होल स्क्वायर। इसका डायरेक्शन क्या है, देखिए ए बिंदु पर आवेश के कारण निकल रहा है P बिंदु पर क्षेत्र की तीव्रता E2, E2 क्या है, P से A की ओर है ना, P से A की ओर, यहां लिख देंगे PA के अनुदिश। ठीक, अब देखिए, अब इस E1 और E2 का मान, इस E1 और E2 का मान समीकरण 1 में हम लोग रखेंगे, तो क्या मिलेगा, यहां लिख देते हैं हम लोग, इस समीकरण 1 में E1 व E2 का मान रखने पर E बराबर क्या है, देखिए E बराबर है E1 माइनस E2, E1 का मान यहाँ नीचे लिखा गया है, E2 का मान यहाँ लिखा गया है, तो क्या हो जाएगा 1/4πε0 Q अपान R माइनस L का स्क्वायर माइनस 1/4πε0 Q अपान R प्लस L का होल स्क्वायर। अब ध्यान से देखिए, इन दोनों क्वांटिटी में कुछ कॉमन है, कॉमन हम लोग बाहर निकाल लेते हैं। E बराबर क्या है 1/4πε0 कॉमन है, और ऊपर से Q भी कॉमन है, तो क्या बचेगा ब्रैकेट के अंदर 1/R माइनस L का होल स्क्वायर माइनस 1/R प्लस L का होल स्क्वायर, इतना बचेगा। देखिए भिन्नों के घटाना की तरह है ना, तो इसको हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे अंदर ही। E बराबर 1/4πε0 Q, इसका मल्टीप्लाई इधर 1 में हो जाएगा, क्या होगा R प्लस L का होल स्क्वायर माइनस इसका मल्टीप्लाई 1 में R माइनस L का होल स्क्वायर, और नीचे देखिए R माइनस L का होल स्क्वायर, R प्लस L का होल स्क्वायर, इसको हम लोग लिख सकते हैं, देखिए इस प्रकार लिख सकते हैं, 2 बार R माइनस L लिख सकते हैं, 2 बार R प्लस L लिख सकते हैं। अगली लाइन में क्या हो जाएगा 1/4πε0 क्यों, देखिए अगर इतने पूरे को A माना जाए, इतने पूरे को B माना जाए, तो A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर का फार्मूला बन रहा है, जो क्या होता है A प्लस बी, एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में A माइनस बी होता है। तो इसको हम लोग A माने हैं तो A प्लस इसको B माने हैं तो B हो जाएगा। ये दूसरे कोष्टक में A माइनस बी होता है, इसको A माने हैं तो R प्लस L माइनस इसको B माने हैं तो R माइनस L लिखेंगे, लेकिन माइनस चिन्ह था तो क्या हो जाएगा, चिन्ह चेंज होकर R प्लस L हो जाएगा। ये अपान में देखिए एक R माइनस L एक R प्लस L से क्या हो जाएगा R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर, और एक और R माइनस L एक और R प्लस L से क्या हो जाएगा R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर, तो 2 बार आएगा R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर, तो नीचे हम लिख सकते हैं R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इतना आप लोग नोट कीजिए, फिर मैं बताता हूं। नोट कीजिए, आप लोग नोट कर लिए, 1 2 3 मिटा रहे हैं हम ना। थोड़ा इस बिंदु को हम रहने देते हैं, क्योंकि इस पर हम थोड़ा बताएंगे।
तो इसके आगे इधर से देख लेते हैं हम लोग। ठीक, तो क्या हो जाएगा, ई बराबर 1/4πε0 क्यों। और देखिए इधर इसमें, यहां से इसमें यल और यल से कैंसिल हो गया, आर और आर से कैंसिल हो गया, तो स्मॉल आर में क्या हो गया 2r इंटू। देखिए इसके बाद हम लोग यहाँ लिखे हैं, यहाँ यल से यल कैंसिल हो गया है, आर से आर कैंसिल हो गया प्लस माइनस से, तो ऊपर बचा है 2r और इधर बचा है 2l जुड़कर। यहाँ हम लोग लिख लिए हैं वही चीज, ये बराबर 1/4πε0 क्यों 2r इंटू 2l। नीचे देखिए क्या बचा है, आर स्क्वायर माइनस यल स्क्वायर का होल स्क्वायर, आर स्क्वायर माइनस यल स्क्वायर का होल स्क्वायर, इतना बचा है। ठीक, अब इसके बाद क्या करेंगे, नीचे देखिए ई बराबर 1/4πε0 क्यों, ऊपर देखिए 2 से 2 का गुणा हो जाएगा 4rl, नीचे आर स्क्वायर माइनस यल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक, अब देखिए हमें क्या पता है कि जो हम लोग ये फिगर बनाए थे, अभी हम बना रहे हैं समझाने के लिए, फिर से भी मिटा देंगे क्योंकि नीचे लिखेंगे ना। तो जो ऐसे डाइपोल बना था माइनस क्यों प्लस क्यों, यहां से स्मॉल आर डिस्टेंस पर था ये, ठीक है, ये से माइनस प्लस क्यू चार्ज से आर माइनस यल डिस्टेंस पर था, और माइनस क्यू चार्ज से कितना दूर था, आर प्लस यल डिस्टेंस पर था। ये डिस्टेंस कितना थे, यल डिस्टेंस थे। तो ध्यान दीजिए जो डाइपोल होता है, डाइपोल के बीच में जो यल वाली डिस्टेंस होती है बहुत ही कम होती है, करीब मिलीमीटर में होती है, जिसके कंपैरिजन में जो स्मॉल आर की वैल्यू होती है वो बहुत बड़ी होती है, मीटर में भी हो सकती है। ठीक, तो हम लोग यहाँ लिखते हैं, हम लोग पता है क्या है कि यल है जो आर से छोटा है, यल का मान क्या है, आर से छोटा है, तो यल स्क्वायर का मान क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर से और छोटा हो जाएगा, मोर लेस देन। क्यों, क्योंकि हम लोग देखते हैं कि अगर कोई क्वांटिटी एक से छोटी होती है तो उसका स्क्वायर और छोटा हो जाता है, कोई क्वांटिटी एक से बड़ी होती है तो उसका स्क्वायर और बड़ा हो जाता है। जैसे अगर हम 0.5 लें तो क्या एक से छोटा है, अगर इसका हम स्क्वायर करेंगे 0.25 आ जाएगा, मतलब इससे और छोटा आ जाएगा। लेकिन अगर हम 2 लें तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। मतलब कोई क्वांटिटी अगर एक से छोटी है तो उसका स्क्वायर और छोटा, कोई क्वांटिटी अगर एक से बड़ी है तो उसका स्क्वायर और बड़ा हो जाता है। तो यल का मान क्या है, आर से छोटा है, यल स्क्वायर का मान छोटी क्वांटिटी के स्क्वायर क्या हो जाएगा, बड़ी क्वांटिटी के स्क्वायर से और छोटा हो जाएगा। ठीक, तो अब हम इसको मिटा देते हैं क्योंकि हम समझाने के लिए बनाए थे सिर्फ। ठीक है, तो यहां देखिए जब यल स्क्वायर का मान आर स्क्वायर से बहुत छोटा हो जाएगा तो यल स्क्वायर को लगभग हम लोग नेग्लिजिबल जीरो मान सकते हैं। तो यहां पर हम लिखते हैं ई बराबर 1/4πε0 क्यों, ऊपर 4r यल है, अपान में यल स्क्वायर जब लगभग जीरो मान लेंगे तो यल स्क्वायर जगह जीरो, आर स्क्वायर में से जीरो घटाएंगे आर स्क्वायर ही आएगा, तो आर स्क्वायर आया और इसका भी स्क्वायर लगा है, क्या हो गया, ई बराबर 1/4πε0 क्यों, ऊपर कितना बचा है 4rl और नीचे कितना हो गया आर स्क्वायर का होल स्क्वायर, मतलब r के पावर 4। ऊपर r से एक r कट जाएगा, यहाँ 3 बचेगा, तो कैपिटल ई बराबर कितना हो गया 1/4πε0। 4rl को इस प्रकार लिख सकते हैं, 4ql को 4ql ऐसे लिख लेंगे, अपान में r क्यूब, तो इज इक्वल टू 1/4πε0। 4ql को हम लोग लिख सकते हैं 2 × 2ql बाई r क्यूब। हम लोगों ने पिछले लेक्चर में वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण स्मॉल p बराबर क्या पढ़ा था, 2ql पढ़े थे। तो इस 2ql की जगह p लिख सकते हैं, तो यहाँ पर 2ql की जगह p लिख सकते हैं, तो इज इक्वल टू कितना हो गया 1/4πε0, 2 इतने की जगह हो गया p, 2p अपान r क्यूब। ठीक, तो ध्यान से देखिए जो कैपिटल E की पूरी वैल्यू आई है वो पॉजिटिव में आई है। पॉजिटिव में आने का क्या मतलब है कि P बिंदु का पॉजिटिव वाला डायरेक्शन क्या था, E1 की तरफ था,
तो E1 की तरफ ही क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता मतलब परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E हो जाएगी। ठीक, जो कि डाइपोल में किस आवेश से किस आवेश की तरफ था, इधर माइनस क्यों था, इधर प्लस क्यों था। तो E1 की तरफ है, E1 की तरफ मतलब कि ऋण आवेश से धन आवेश की तरफ, इधर की तरफ ना, ऋण आवेश धन आवेश तरफ इधर है, इधर की तरफ परिणामी। तो परिणामी क्षेत्र की तीव्रता का मान इतना आ गया, परिमाण इतना आ गया। अगर दिशा कही जाएगी, दिशा क्या हो जाएगा, द्विध्रुव की अक्ष के अनुदिश ऋण आवेश से धन आवेश की ओर। ठीक, तो ये थी वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति में किसी बिंदु पर क्षेत्र की तीव्रता। वो अच्छी स्थिति चाहे द्विध्रुव के दाहिनी तरफ की हो, चाहे वो द्विध्रुव की बाईं तरफ की हो, मतलब कि द्विध्रुव के अक्ष की ही दिशा में वो बिंदु होनी चाहिए। अगर मान लीजिए द्विध्रुव को हम पलट देते हैं, इस प्रकार कर देते हैं, इधर माइनस क्यों इधर प्लस क्यों आवेश है, तो इसकी अच्छी स्थिति क्या होगी, द्विध्रुव का अक्ष इस प्रकार होगा। अच्छी स्थिति में चाहे इधर निकालना हो चाहे इधर निकालना हो किसी बिंदु पर, तो इस सूत्र से हम लोग निकाल सकते हैं। जहां स्मॉल आर क्या है, स्मॉल आर होती है द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से उस बिंदु तक की दूरी जिस बिंदु पर हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल रहे हैं। P क्या है, P होती है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जिसका मान 2ql होता है। ठीक, मतलब एक चार्ज का परिमाण, और 2l क्या है, उस डाइपोल के बीच का डिस्टेंस होता है पूरा। 1/4πε0 कांस्टेंट होता है, जिसकी वैल्यू कितना होती है, 9 × 10⁹ है। उसके बाद ये होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, इसकी यूनिट होती है 1/4πε0 की। ये पूरे की वैल्यू है पूरे। ठीक है, तो नोट कर लीजिए आप लोग। इसके बाद हम लोग निरक्षीय स्थिति में निकालते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, रिवर्स कर देते हैं। अब हम लोग दूसरी स्थिति के बारे में पढ़ते हैं। दूसरी स्थिति क्या थी कि द्विध्रुव की निरक्षीय रेखा, निरक्षीय स्थिति लिख दें, निरक्षीय रेखा पर स्थित किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब देखिए निरक्षीय स्थिति क्या होती है। मान लीजिए कि एक क्या है, एक डाइपोल है, डाइपोल ए बी है। ए बिंदु पर माइनस क्यों आवेश है, बी बिंदु पर प्लस क्यों आवेश है। समान परिमाण विपरीत प्रकृति के आवेश होते हैं। इसका मध्य बिंदु क्या है, ओ है। इसके मध्य बिंदु पर इस ए बी के अक्ष के लंबवत, ए बी का अक्ष इस तरफ का है, इसके लंबवत चाहे ऊपर की ओर चाहे नीचे की ओर, तो ऊपर की ओर लेकर हम डेरिवेट करते हैं, डेरिवेशन करते हैं, वो नीचे के लिए भी सत्य होगा। ठीक है, उतना ही मान आएगा। तो ए बी डाइपोल के अक्ष के लंबवत, मध्य बिंदु पर अक्ष के लंबवत, मान लीजिए यहां पर कोई बिंदु है P, जो कि O बिंदु से स्मॉल r दूरी पर है। ठीक, हमें पता है कि ए बी डाइपोल, ए बी द्विध्रुव के आधे आधे के बीच की दूरी क्या होती है, यल होती है, क्योंकि पूरा 2l होती है, आधा आधा यल हो जाएगा। ठीक है, तो अब इस द्विध्रुव की निरक्षीय रेखा, निरक्षीय रेखा है, इस पर किसी भी बिंदु पर हमको निकालना होगा, चाहे यहाँ चाहे यहाँ चाहे यहाँ, किसी भी बिंदु पर, चाहे ऊपर की ओर चाहे नीचे की ओर लंबवत रेखा पर किसी भी बिंदु पर निकालनी रहेगी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। उसके लिए हम लोग डेरिवेशन करेंगे, मान निकालेंगे। ठीक है, तो मान लीजिए स्मॉल r डिस्टेंस पर कोई पॉइंट P था, इस पॉइंट P पर हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो हम लोग क्या करते हैं, B बिंदु से P बिंदु को मिला देते हैं।
P बिंदु से A बिंदु को मिला देते हैं। ठीक, अब ध्यान से देखिए कि जो POB वाला त्रिभुज बन रहा है वो एक प्रकार का समकोण त्रिभुज है। अगर इसको हम लोग अलग कर लें बाहर तो कुछ इस प्रकार का बनता हुआ दिखेगा। ए है B, ए P है, ए O है, जिसमें ए दूरी है स्मॉल l, ए दूरी है स्मॉल r। तो PB वाली जो दूरी है कर्ण भुजा की तरह काम कर रही है। तो पाइथागोरस के प्रमेय से कर्ण भुजा की लंबाई कितना हो जाएगी, कड़ी के अंदर r का स्क्वायर प्लस l का स्क्वायर। यहाँ हम लोग लिख सकते हैं कड़ी के अंदर r का स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। उसी प्रकार POA वाला त्रिभुज भी समकोण त्रिभुज है, उसके लिए भी यही मान आएगा, कड़ी के अंदर r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। ओके, इसको मिटा देते हैं, हम समझाने के लिए बताए थे। अब ध्यान दीजिए कि इस द्विध्रुव के निरक्षी रेखा पर स्थित बिंदु P पर क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो द्विध्रुव में तो दो आवेश हैं, एक धन आवेश है, एक ऋण आवेश है, जो कि A और B बिंदुओं पर स्थित है। तो धन आवेश के कारण बिंदु P पर क्षेत्र की तीव्रता का डायरेक्शन क्या होता है, इस धन आवेश से दूर की ओर, इसी रेखा पर धन आवेश से दूर की ओर, मतलब कि इधर की ओर हो जाएगा। ओके, उसको मान लेते हैं हम लोग E1 है। अब A बिंदु पर जो माइनस Q आवेश है, इसके कारण इतना डिस्टेंस पर बिंदु P पर क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, इस ऋण आवेश की ओर होगा। ऋण आवेश की ओर मतलब कि इधर की ओर। इसको हम लोग मान लेते हैं क्या है, E2 है। ठीक, अब मान लीजिए जो बिंदु P है वो B बिंदु से जो रेखा बन रहा है वो है थीटा कोण पर। तो यही P बिंदु A बिंदु से भी थीटा कोण पर ही होगा, क्योंकि निरक्षी रेखा पर अगर कोई बिंदु हम लेंगे तो बराबर बराबर दूरी पर ही आएगा। चाहे यहाँ ले, भी बराबर बराबर दूरी, बराबर बराबर भुजाएं रहते हैं तो उनके आमने सामने कोण भी बराबर बराबर होते हैं त्रिभुज के नियम से। ठीक है, तो अगर हम इस AB वाले डाइपोल के अक्ष के समांतर एक हम यहाँ रेखा खींचे P बिंदु पर, तो इस प्रकार कुछ रेखा खींची जाएगी। ठीक, अगर ये थीटा कोण है तो A कोण भी थीटा ही होगी। क्यों, हम लोग बाहर से समझ लेते हैं, इसको बाहर निकालकर। मान लीजिए AB का जो अक्ष था वो इस प्रकार है, और जो P बिंदु से गया है इसके समांतर वाला रेखा इस प्रकार है, और एक तिर्यक रेखा है जो कि क्या है, BP वाली है, ऐसे चली गई है। अगर ये कोण थीटा होगा तो ये कोण भी थीटा होगा संगत कोण के कारण। ठीक, और अगर ए कोण थीटा है तो ए कोण भी थीटा होगी एकांतर कोण के कारण। देखिए कैसे, अब मान लीजिए इन्हीं दोनों समांतर पर PA वाला तिर्यक रेखा है, PA वाला तिर्यक रेखा हम लोग खींचते हैं। तो कुछ इस प्रकार बनता हुआ दिख रहा है PA वाली रेखा। तो अगर ये थीटा है तो ए भी थीटा ही होगा, क्योंकि दोनों एकांतर कोण है, दो समांतर रेखा को तिर्यक रेखा काटती है तो एकांतर कोण बराबर होते हैं। थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा। ओके, ठीक, अब ध्यान से इसको आगे समझना है कि अगर कोई भी सदिश राशि x अक्ष या y अक्ष से कुछ थीटा कोण पर होती है तो दोनों अक्षों पर उसके दो भाग जाते हैं। जैसे समझिए बात को, मान लीजिए यह है x अक्ष, यह है y अक्ष। ठीक, अगर कोई क्वांटिटी, कोई सदिश राशि इस माइनस x वाले अक्ष से थीटा कोण पर है, इस सदिश राशि मान लीजिए E ही है, E1 ही है, तो इस सदिश राशि का इस माइनस x अक्ष वाली दिशा पर एक घटक आता है, बोलते हैं उसको E1 cos थीटा। जिस भुजा से कोण लगी होती है उस भुजा पर तिरछे वाली जो सदिश राशि होती है उसका कास वाला भाग आता है। अब इसी वाली भुजा के लंबवत, देखिए दूसरे चतुर्थांश में है ना, दूसरे चतुर्थांश में ही इस x अक्ष वाले के लंबवत दिशा में अगर कोण नहीं लगी है, इसका इधर वाला भाग आ जाता है साइन वाला भाग, E1 साइन थीटा। मतलब कि अगर x या y अक्ष की किसी चतुर्थांश में कोई तिर्यक सदिश रेखा है, अगर वो x अक्ष या फिर y अक्ष से थीटा कोण पर है, तो जिस भुजा पर कोण लगी होती है उस पर उस सदिश राशि का कास वाला भाग आता है, जिस पर नहीं लगी होती है कोण उस पर साइन वाला भाग चला जाता है उसी चतुर्थांश में। ठीक है, यहां ध्यान से समझिए कि अगर ये OP वाली लाइन को ऊपर की तरफ हम लोग बढ़ा दें तो कहीं ना कहीं ये दूसरे चतुर्थांश में E1 वाला तिर्यक सदिश रेखा जाएगी। ठीक,
तो E1 क्या है, इस माइनस x वाले अक्ष से थीटा कोण पर झुका है। E1 का माइनस x वाले डायरेक्शन में कंपोनेंट कितना आ जाएगा, कंपोनेंट मतलब घटक होता है, वो क्या हो जाएगा E1 cos थीटा, और ऊपर वाले भाग में कितना चला जाएगा E1 sin थीटा, क्योंकि इस पर कोण नहीं लगा है। उसी प्रकार जो A बिंदु पर माइनस क्यू आवेश है, उसके कारण P बिंदु पर क्षेत्र की तीव्रता नीचे की तरफ E2 है, जो कि माइनस x अक्ष वाली दिशा से थीटा कोण पर झुका हुआ है। और किस चतुर्थांश में है, ये तीसरे चतुर्थांश में है। देखिए इस प्रकार है, तीसरे चतुर्थांश में है। तो E2 वाले जो तिर्यक सदिश रेखा है उसका माइनस x अक्ष वाले दिशा में घटक क्या हो जाएगा, E2 cos थीटा। और इस चतुर्थांश में, तीसरे चतुर्थांश में नीचे की तरफ क्या हो जाएगा, ये E2 sin थीटा आ जाएगा। ठीक, इसको हम लोग मिटाते हैं, इरेज करते हैं। ध्यान से फिगर को समझेंगे तभी डेरिवेशन समझ में आएगा। अभी हम लोग द्विध्रुव के कारण जब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे तो उसमें E1 और E2 का परिमाण बराबर आता है। मतलब कि E1 और E2 का जब परिमाण बराबर आएगा तो E1 sin थीटा और E2 sin थीटा का परिमाण भी बराबर होगा, जो कि P बिंदु पर y अक्ष पर ऊपर की तरफ और y अक्ष पर नीचे की तरफ है। दोनों विपरीत दिशा में है तो एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे, मतलब कोई प्रभाव नहीं दिखाएंगे। मतलब कि P बिंदु पर ऊर्ध्वाधर दिशा में कोई भी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता नहीं होगी। ठीक, अब ध्यान से देखिए कि P बिंदु पर कुल क्षेत्र की तीव्रता किसके कारण है, सिर्फ माइनस x अक्ष की दिशा में E1 cos थीटा और E2 cos थीटा की ही वजह से है। तो हम लोग यहां लिखते हैं कि द्विध्रुव AB के निरक्षीय रेखा पर स्थित बिंदु P पर कुल क्षेत्र की तीव्रता परिमाण के रूप में कितना हो जाएगा, E बराबर, देखिए दोनों माइनस x वाले ही दिशा में है तो क्या हो जाएगा, माइनस E1 cos थीटा माइनस E2 cos थीटा, क्योंकि दोनों माइनस वाले डायरेक्शन में है, दोनों को मान माइनस में लिख लेंगे। ओके, तो E बराबर कितना आ गया, अगर माइनस कॉमन ले लेंगे तो माइनस कॉमन ले लें और cos थीटा भी अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो कितना मिलेगा, अंदर E1 प्लस E2 मिल जाएगा। इसको समीकरण नंबर हम लोग 1 मान लेते हैं। अब E1 E2 का मान निकालेंगे हम लोग और इसी समीकरण में पुट करेंगे। देखिए E1 किसके कारण है, E1 है प्लस क्यू आवेश के कारण इतने डिस्टेंस पर बिंदु P पर क्षेत्र की तीव्रता इस प्लस क्यू आवेश से दूर की ओर है। तो एक बिंदु आवेश है, कुछ दूरी है, कोई बिंदु है, क्षेत्र की तीव्रता फार्मूला वही फार्मूला जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता लिखते थे हम लोग, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर। अगर पूरा सेटअप निर्वात में हो रहा है तब है, किसी कैपिटल के वाले परावर्तनांक वाले माध्यम होता है तो कैपिटल के नीचे लग जाता एप्सिलॉन नॉट के बगल में। ठीक है, तो हम लोग धन आवेश के कारण मतलब कि E1 का मान निकालेंगे, बिंदु P पर क्षेत्र की तीव्रता कितना हो जाएगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। धन आवेश क्या है, क्यों है, तो क्यों बटे में इस धन आवेश से बिंदु P तक की दूरी, दूरी कितना है, करड़ी में r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, करड़ी में r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर का होल स्क्वायर, क्योंकि डिस्टेंस का स्क्वायर होता है। तो इतना हो जाएगा। इसकी दिशा क्या हो जाएगी, देखिए धन आवेश से बिंदु P पर दूर की ओर है, बाहर की ओर, मतलब B से P की दिशा में, यहां हम लोग लिख देंगे BP के अनुदिश। ठीक, उसी प्रकार हम लोग माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर क्षेत्र की तीव्रता E2 का मान निकालेंगे। तो E2 बराबर कितना हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इस चार्ज का परिमाण लिखते हैं, क्योंकि दिशा तो इसकी तरफ हो गई तो माइनस लिखने की जरूरत नहीं है।
कितना हो गया क्यू अपान, बीच की दूरी कितना है, कड़ी में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर होता है फार्मूला। इसकी दिशा क्या हो जाएगी, माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पे क्षेत्र की तीव्रता क्या है, इस माइनस क्यू आवेश की ओर है, मतलब P से A की ओर है, तो हम लोग यहां लिख देंगे PA के अनुदिश। ठीक, अब लिखे यहां पर E1 व E2 का मान समीकरण 1 में रखने पर। अब इस E1 और E2 का मान समीकरण 1 में इसमें रख दें, क्या मिलेगा हमें, E बराबर माइनस cos थीटा, अंदर क्या हो जाएगा E1 प्लस E2, तो E1 का मान यही है नीचे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यों भाई, देखिए कड़ी में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर को होल स्क्वायर है, तो कड़ी स्क्वायर से हट जाएगा, सिर्फ क्या मिलेगा नीचे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। उसके बाद क्या है, प्लस है, प्लस लगाते हैं, E2 का मान यही है फिर से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो E बराबर माइनस cos थीटा। अब देखिए ध्यान से, ब्रैकेट के अंदर पूरा यही क्वांटिटी 2 बार है, तो अगर हमको 3 को 2 बार जोड़ना होता है तो इसको डायरेक्ट 2 गुणे 3 लिख सकते हैं, वही मान आएगा। तो इन्हीं दोनों क्वांटिटी को 2 बार जोड़ें या फिर एक क्वांटिटी लिखकर 2 का गुणा कर दें, वही मान आएगा। यहाँ लिख देते हैं हम लोग 2 इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ठीक, अब ध्यान से देखिए, cos थीटा का मान हम लोग यहां से निकालते हैं, अंदर से कोई भी त्रिभुज ले लें, अगर हम लोग POA लें या फिर POB लें, समकोण वाला त्रिभुज, यहां हम लोग लिखते हैं, मान लीजिए कि POB वाला त्रिभुज लेते हैं, ये कोण कितना है, थीटा है, ये भुजा कितना है, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर है, यल है, ए आर है। अगर यहां से हम लोग cos थीटा का मान निकालते हैं तो cos थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण होती है। आधार कितना है, यल है, तो यल बटे कर्ण कितना है, कड़ी में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो इस cos थीटा की जगह इतना हम लिख सकते हैं, तो लिख लेते हैं इज इक्वल टू -2/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, cos थीटा का मान यल बाई कड़ी में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ठीक, अब E इज इक्वल टू कितना आ गया, यहां लिखते हैं -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 क्यू एल अपान, देखिए आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर के पावर में 1 है, इसको हम लोग लिख सकते हैं आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर के पावर में 1/2, यहाँ पावर का 1 और इसके पावर के 1/2 कितना हो जाएगा, जुड़ जाएगा दोनों का पावर, तो 1 + 1/2 हो जाएगा। ठीक है, फिर E बराबर -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 क्यू एल अपान कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर के पावर में 3/2। हम लोगों को पता है, जैसे अच्छी वाले में पता था कि जो यल का मान होता है वो आर की अपेक्षा बहुत कम होती है ना, यल का मान आर से कम होता है, तो यल स्क्वायर कम क्वांटिटी की स्क्वायर हो जाएगा, बहुत ज्यादा कम हो जाएगा आर स्क्वायर से, जिसकी वजह से हम लोग यल स्क्वायर को लगभग निग्लेजिबल 0 मान लेते थे। ठीक है, तो उसके बाद इधर थोड़ा सा देख लेते हैं, यहां पर तो यल स्क्वायर जब लगभग 0 मान लिया जाएगा, आर स्क्वायर में 0 जोड़ देंगे तो आर स्क्वायर ही आएगा। E बराबर कितना हो गया, -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 क्यू एल अपान, अब आर स्क्वायर के पावर में 3/2, नीचे वाले 2 से स्क्वायर कट जाएगा तो आर का क्यूब मिलेगा हमें, आर का क्यूब। ठीक, इसके बाद हम लोग जानते हैं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण स्मॉल p बराबर होता है 2ql, 2ql की जगह p लिख सकते हैं परिमाण के रूप में, तो E इज इक्वल टू कितना हो गया, -1/4
4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल p बाई आर क्यूब। ध्यान दीजिए E का मान टोटल माइनस में आया है। माइनस के होने का क्या मतलब है कि बिंदु P पर क्षेत्र की तीव्रता x अक्ष पर माइनस वाले डायरेक्शन में, ठीक है, माइनस चिन्ह दिशा को दिखा रहा है। अगर हमको इसे परिमाण के रूप में लिखना होगा तो हम लोग लिख सकते हैं E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p बाई आर क्यूब। क्या है, ये परिमाण के रूप में है, परिमाण के रूप में। अब इसकी दिशा क्या है, कैपिटल E की दिशा क्या है, देखिए ध्यान से, माइनस चिन्ह लगा था मतलब कि P बिंदु पर माइनस x वाली दिशा में। माइनस x वाला दिशा क्या है, द्विध्रुव में प्लस q आवेश से माइनस q आवेश की ओर इधर की तरफ। देखिए माइनस x वाला दिशा इधर है, मतलब द्विध्रुव में प्लस q से माइनस की ओर। तो हम लोग यहां लिख सकते हैं दिशा इसके बगल में द्विध्रुव की अक्ष के समांतर धन आवेश से ऋण आवेश की ओर। ठीक, तो यहां पर समाप्त होता है द्विध्रुव के अक्षीय और निरक्षीय दोनों स्थितियों में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितना कितना निकल कर आई, उनकी दिशाएं क्या क्या थी। ठीक, इस पर न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, सवाल भी आते हैं, जिनको हम आगे कराएंगे चैप्टर के खत्म होने के बाद। आई होप आप लोग बहुत बढ़िया से समझे होंगे। अगर समझ में नहीं आता है तो आप इस लेक्चर को बार बार रिपीट करके देख सकते हैं। ठीक, और अच्छे समझकर इसके कंसेप्ट को क्लियर रखिए ताकि न्यूमेरिकल लगाते समय कोई परेशानी ना हो। आई होप आप लोग बहुत बढ़िया समझ में आया होगा। तो ऑल द वेरी बेस्ट प्यारे बच्चों। ऐसे अपने दोस्तों के पास तक भी पहुंचाइए इसको, जिससे उन लोगों को भी समझ में आए और ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करके वो अपने नंबर को सुधार कर सके बोर्ड एग्जाम में जो भी आएगा इनके बारे में रिलेटेड। ओके, धन्यवाद।